हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। गाइज, मैं सरोज कुमार शर्मा आज आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से याद कर जाइए, देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय है, लेकिन यह क्या है, परिमेय है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4 और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो यह परिमेय। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा। ठीक है, अब ध्यान से हल करते जाइए और समझते जाइए। यानी 16 का हो जाएगा, यह सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन ही आपका सही हुआ। ठीक है, अगला, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/α + 1/β का मान बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, यहाँ द्विघात समीकरण को देखिएगा, यहाँ अल्फा + बीटा पहले निकाल लीजिएगा, क्या होता है -b/a। तो यहाँ आ जाएगा -2 और अल्फा गुना बीटा निकाल लीजिएगा, c/a होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3। तब इसको हल कीजिएगा, 1/α जो 1/α + 1/β। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा गुना बीटा। तो बीटा प्लस अल्फा का मान क्या है, -2, अल्फा गुना बीटा का है 3, तो -2/3 हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हल करते जाइए। निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें बताना है कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, पूछना चाहता है कि कौन परिमेय है। तो देख लीजिए, सब तो अपरिमेय दिया गया है, तो यहीं एक बच रहा है, तो इसको थोड़ा सा हल करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ 75 बटा क्या दिया गया है, 48 दिया है। हम यहाँ घटाएंगे, 25 3 75 होगा ना, और 16 3 48, यानी कितना होगा, 25/16 हो गया। अब स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका 4 इंच 5/4 आएगा। तो यही परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें बताना है कौन बहुपद नहीं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिसमें क्या होगा, x रूट में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, या x बटा में रहेगा वो भी बहुपद नहीं होगा, या x के पावर माइनस में कुछ दिया होगा वो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए, जिस समीकरण में x रूट में होगा, x बटा में होगा, या x के पावर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। बाकी सब का सब क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ x रूट में दिया गया है, अतः यही बहुपद नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। एंड जब भी देखिए x रूट में, समझ जाइए वो बहुपद नहीं है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, युगपत समीकरण इतना और इतना का निकाय क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, देखिए कि समीकरण विरोधी है कि अविरोधी है, कैसा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिखेंगे। 2x प्लस क्या है 3y = 5 है पहला इक्वेशन, दूसरा है 4x प्लस 6y = 9, और दोनों को बटा करके देखें। जैसे 2/4 करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ 3/6 करेंगे, सब x और y के गुणांक का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ x और x का गुणांक क्या है, 2 और 4 है, 2/4 1/2 आएगा। फिर 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, अब 5/9 हो जाएगा। यानी प्रथम दो बराबर है, लास्ट बराबर नहीं है। इसका मतलब ये युग्म विरोधी होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, और इसको असंगत कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही होगा, ए आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला, जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो विवेचक का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक तो होगा ही होगा, आप प्लस असमान माने भिन्न होगा, वास्तविक और असमान। तो कौन होगा, ऑप्शन ए सही होगा, वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला है, समीकरण इतना में x और 5, तो y का मान क्या होगा। तो x का स्थान 5 रख लीजिए, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 प्लस क्या आ जाएगा, 2y = 9। तो 2y = 9 में से 5 के 4, तो y का मान क्या हो गया, 2। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान बताइए। तो विवेचक क्या होता है, d =
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या है -2 है, तो -2 का स्क्वायर, 4a का मान 3, c का मान 1/3 करें कट जाएगा, तो 4 में से 4 करें कितना है 0, तो विवेचक का मान 0 होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विवेचक का मान 0 होगा। ऑप्शन ए सत्य है। आप खुद सॉल्व करते जाइए, हल कीजिए। कहता है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा। यानी ये समीकरण दिया गया है, आप पूछ रहे बताइए इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, तो 16 में से 10 घटाएं कितना बचेगा 6, यानी सार्व अंतर कौन आ गया 6। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, अगला त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार है कि D इज पैरेलल टू BC और BC इक्वल टू 8, तो D का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आधा हो जाता है, लेकिन देखिए हल करके आप देख सकते हैं। ऐसे एक समीकरण त्रिभुज बनाइए, ABC त्रिभुज हो गया और नीचे का भुजा R दिया गया है, और दोनों जब मध्य बिंदु है तो इक्वल होगा दोनों, यानी इसको E मान लेते हैं, E और इसको एक मानते हैं, तो AE और EB क्या होगा इक्वल होगा, AE इक्वल टू EB होगा। तो अगर इसको 1 मानते हैं, रेशियो जब निकालिएगा AB बटा कर देंगे AE इक्वल टू जब कीजिएगा BC बटा BC भुजा नीचे वाला EF, ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ AB का मान 2 रखेंगे तो AE का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, BC का मान 8 है तो इसका मान क्या हो जाएगा EF हो जाएगा, तो 4 2 8 कटेगा ना, तो EF का मान कितना आ जाएगा, EF बराबर 4 आएगा, आधा हो जाएगा। आप हल करके देखिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला समानांतर चतुर्भुज, समानांतर श्रेणी, यह श्रेणी है, समानांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा। तो जब भी समानांतर श्रेणी का कोई पद निकालना होता है तो पहले ए का मान निकालते हैं, तो ए का मान -3 होगा, और फिर निकालेंगे डी का मान। ए का मान हो गया -3 और डी का मान दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, तो -1/2 में से घटा लीजिए, 3 घटाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो -1/2 आप +3 आ गया, यानी कितना आ गया 1/2 आप +6 हो जाएगा ना, 1 मिनट, यानी -1/2 आप +3 हो गया, कितना आ गया 2 एलसीएम करेंगे, -1 + 6 यानी 5/2 आएगा डी का मान। डी का मान 5/2 आ गया, तो 11वां पद पूछता है T11, तो T11 1 प्लस क्या होगा A + 10D हो जाएगा। जो पद कहेगा वो कॉमेडी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे 11वां पद कहा तो 10D जोड़े, 20वां पद कहेगा तो 19D जोड़ेंगे, A + 19D हो जाता, तो 11 हो गया A + 10D। तो A का मान कितना था -3 और D का मान कितना आया था 5/2, तो 3 × 6 यानी आ जाएगा -1/2, -1/2। 11वां पद हो रहा है -1/2, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया। फिर से देख लीजिए, यहाँ फिर से हम लोग हल कर लेते हैं। E का मान क्या है -3 है। ठीक है, D का मान कितना है -1/2, आप प्रथम पद को घटाएंगे तो +3 हो जाएगा ना, तो हो गया आपको यानी 5/2 आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है, 5/2 हमने सही बनाया। अब निकालेंगे 11, T11 बराबर A + क्या हो गया 10D। A का मान -3 है और 10 है, D का मान कितना आया था 5/2 ना आया था, ओहो, तो 5 × 10 न होगा। ठीक है, तो क्या -3 है प्लस क्या हो गया 25, 25 3 गया क्या 22 होगा, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा से हल कीजिए, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, 22 होगा। अगला, दो समरूप त्रिभुज ABC और DF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ABC का एक भुजा ले लेंगे और DF का एक भुजा, अब भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, AB/D और दोनों का स्क्वायर, ऑप्शन सी सही होगा, 12 का सी होगा। अगला, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है, यह किस चतुर्थांश में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस में यहाँ आप चतुर्थांश पढ़े होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ होता है। तो फर्स्ट में क्या प्लस प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ क्या दिया प्लस और माइनस दिया गया, तो किस में होगा फोर्थ में होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सत्य है। अगला, यदि a + b = 90 तो cos a का मान क्या होगा। तो cos a का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ लिखे cos a के स्थान पर यहाँ a + b 90 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 - b हो जाएगा, तो a के स्थान पर रख लेंगे 90 - b। ठीक है, तो आ जाएगा आपका cos 90 - b आएगा, तो cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, तो sin b के बराबर आएगा, sin b के बराबर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला,
बिंदुओं इतना और इतना केवल मिलाने रेखा का मध्य बिंदु निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं, दोनों को जोड़कर आधा। तो 4 को 6 को जोड़ेंगे 10 को, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, फिर 5 और 5 10, 10 का आधा 5, यानी 5 5 हो जाएगा मध्य बिंदु 5 5, यानी ऑप्शन बी आपका सत्य होगा। ठीक है। अगला, यदि 3 थीटा बराबर 90 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, 30 3 90 हो जाएगा। तो कॉस 30 का मान क्या आएगा? √3/2। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखिए यहाँ एक फिगर है, सब ड्रॉ करेंगे। यहाँ कोण क्या दिया है? 60 डिग्री दिया गया है और छाया की लंबाई 30 है, तो इसका ऊंचाई पूछता है, तो ऊंचाई h मान लेंगे, ए बी सी इसको मान लीजिए। ठीक, तो tan 60 जब कीजिएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू h बटा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। h बटा 30 क्रॉस करेंगे तो h इक्वल टू 30√3, h बराबर आ जाएगा 30√3। कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सबको बनाते जाइए। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट, वृत्त COR के अंतःभाग में एक बिंदु P है तो निम्न में कौन सत्य है? तो अगर अंतःभाग में P है तो हमेशा त्रिज्या क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे मान लो ये वृत्त बना लिया है, ठीक है, यहाँ R है, अगर अंदर कोई बिंदु P डाल देते हैं तो OP की जो लंबाई होगी त्रिज्या से क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला, यदि मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, मीनार के पैर से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु मीनार का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई सेम ऐसा ही आएगा, तो 60√3 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। अभी जैसे बताए थे ना आपको 50 है, वो 50 है तो 50√3 हो जाएगा ऑप्शन। जैसे ऐसे मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे फिगर बना लेंगे। यहाँ आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और नीचे 50 हो जाएगा, इसको h मान लीजिए, ABC। सेम करेंगे, tan 60 इक्वल टू कीजिएगा h बटा क्या हो जाएगा 50, 60 का मान √3 रखेंगे तो h का मान क्या होगा? 50√3 आ जाएगा। खुद से हल कर लीजिए, आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, 2, ऑप्शन बी सही होगा। किसी भी बिंदु बाह्य बिंदु से वृत्त पर मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन बी सही होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू πr², ऑप्शन बी भी और सी भी, डी भी दोनों सेम हैं, तो बी और डी दोनों आंसर हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन सेम दिए गए हैं। अगला, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल क्षेत्रफल, तो आयतन दिया गया है तो भुजा निकाल लेंगे, तो घन का भुजा क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 गुना 5 कैसे करेंगे तो 25 से 150 से 150 हो जाएगा आपका कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने, तो यहाँ खाली ध्यान देना है, नया कहता है फिर पुराना। इसके बाद देखना है क्षेत्रफल है कि परिधि, परिधि कहता है तो दुगुना है तो दुगुना नए का दुगुना हो जाएगा, पुराने का 1 होगा, तो 2:1, ऑप्शन ए। अगर यही कहता है क्षेत्रफल तो स्क्वायर हो जाता, 4:1 हो जाता, क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी सब में जेम कहते हुए रहेगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर, बाकी सब में जैसा का तैसा, दुगुना है तो दुगुना हो जाएगा, तिगुना कहेगा तो तिगुना रहेगा, 5 गुना कहेगा तो 5 गुना। लेकिन क्षेत्रफल जब रहेगा तो 5 गुना कहेगा तो 25 गुना हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। आयतन कहेगा तो क्यू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? बी आपका सही होगा। ठीक है। अगला, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 35 और 14 cm है, बाल्टी की ऊंचाई 40 cm हो तो इसका आयतन, तो देखिए अब बाल्टी का ऐसा फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर का त्रिज्या दिया गया है 35, ठीक है, नीचे का त्रिज्या दिया गया है 14, ऊंचाई दिया है 40, तो बाल्टी का आयतन क्या होता है? 1/3 πh r² प्लस r। ठीक है, इसमें सारे मान को रखिए और हल कीजिए इस सारे मान को, जिससे बड़का आर का मतलब 35, छोटा आर का मतलब क्या 14 और एच का मतलब 40, अब पाई का मतलब 22/7। सारे मान को रख के हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80080, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आप करके देख लीजिए गुना भाग।
इस पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए नहीं हम गुना कर रहे हैं, आप खुद से कर लीजिए। कोई घटना हो तो P प्लस P डैश का मान क्या होगा? तो किसी घटना की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी भी घटना की प्रायिकता ना तो 0 से कम होगा और ना ही 1 से ज़्यादा होगा। तो यह माइनस में दिया गया है तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो प्रायिकता तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, -15 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कहते हैं इतना का माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बताने के लिए पहले बढ़ते या घटते क्रम में से जाते हैं। तो सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 1 2 3 है, फिर 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या 5 है और 6 7 दिया गया, ठीक है। बढ़ते घटते क्रम में से डालिए और तब बीच में ढूंढिए। यहाँ 3 को इधर छोड़ देते हैं, 3 को इधर, बीच में कौन बचेगा 4, तो इसकी माध्यिका 4 होगी। ऑप्शन सी, यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए, बीच में देखिए कौन है, वही आपका माध्यिका। यदि बीच में 2 को आएगा तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा तो माध्यिका आपका निकल जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अगला, एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। तो पासा पर क्या होता है 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। लूडो छक्का वाला छक्का जो होता है उस पर 6 तक लिखा होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 तक होता है। तो 6 का एक है तो 1 बटा क्या हो जाएगा 6, तो 6 आने की प्रायिकता 1 बटा 6 होगी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसा इंटू ab का लौसा इक्वल टू क्या होगा? दोनों बहुपद का गुणनफल a गुना b हो जाएगा, a गुना b। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। अगला, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा? तो पहले ही ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 सेम था। तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे माइनस b बाई ए तो 5 आ जाएगा। अल्फा गुना बीटा का मान निकालेंगे c बाई ए तो इसका मान 7 होगा, ठीक है। तो अब इसका निकालिएगा तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा तब हल करेंगे। अल्फा गुना बीटा एलसीएम होगा तो बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा गुना बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा का मान 5 है बटा 7 हो गया, 5 बटा 7 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो अभाज्य संख्या का मतलब चाहे कितना हो कहे, ठीक है, हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा, त्रिघात का 3 होगा, चतुर्घातीय का 4 होगा और रैखिक एक घातीय का 1 होगा। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है। अगला, यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, लास्ट में नॉट इक्वल टू कहे तो युग्म को विरोधी कहा जाता है और विरोधी युग्म का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। लास्ट नॉट इक्वल टू तो विरोधी का कोई हल नहीं होता है। अगर यही कहता, अगर बीच में ही काट देता और यह लास्ट वाला बराबर दे देता, ठीक है, बीच में काट देता लास्ट वाला क्या होता बराबर होता है, या सब के सब काट देता तो युग्म क्या होता अविरोधी और इसका हल होता अद्वितीय हल होता। लेकिन लास्ट वाला काट दिया है तो युग्म विरोधी है, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है? इसमें दिखना है कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जिसमें x बटा में दिया होगा वह द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो देखिए यह x बटा में दिया गया ना, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश होता है। दोनों समीकरण का क्या होता है? वो अद्वितीय हल होता है। ऑप्शन बी सही होगा। जिस बिंदु पर 2 रेखाएं काटती है वह बिंदु उस रेखाओं का अद्वितीय हल होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ठीक है। अगला, निम्नलिखित समुच्चयों में किस में द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा? तो यहाँ x का जो मान निकाले x² - 5 = 0 है तो x² बराबर क्या आएगा 5 आएगा, इसलिए x = कितना आ गया √5। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी सही है, अपरिमेय होगा। अगला, समबाहु त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC देन AB² अपॉन AD² इक्वल टू क्या होगा? तो इसका मान बताना है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लीजिए ABC, ठीक है, इसे परपेंडिकुलर D डाल देते हैं तो समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर होगी। तो मानते हैं अगर सब भुजाओं की लंबाई 2 2 2 है, नीचे भी 2 है, तो यह जब लंब डालेंगे तो यह और यह इक्वल होगा तो यह 1 हो जाएगा। और जब 1 होगा तो इस AD का मान निकालिएगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है ABD समकोण है। समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 दिया गया है, आधार दिया गया है 1, तो लंब निकाल लेंगे। AD का मान निकालिएगा तो √2 का स्क्वायर -c का स्क्वायर कितना आएगा? √3 आएगा, ठीक है।
इसका मान आ गया √3। तो AD का AB स्क्वायर बटा क्या होता है AD स्क्वायर। तो देखिए यहाँ AB का मान क्या है 2 का स्क्वायर अब बटा √3 का स्क्वायर, 4 बटा क्या आ गया 3। आपका आंसर होगा 4/3, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला जो नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा, उसको रिपीट कर दूंगा। यदि AP का प्रथम पद A पदांतर D हो तो प्रथम n पदों का एक फल क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है प्रथम n पदों का एक फल SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी आपका सही है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D। तो फॉर्मूला हो गया, आपको याद किए होंगे। अगला त्रिभुज ABC और PQR में कोण A और कोण Q दिया गया है और दोनों त्रिभुज का होता है समरूप है। तो तीसरा कोण पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 180 त्रिभुज के तीनों कोण का एक फल क्या होता है 180। जब दो कोण दिया गया है तो तीसरे कोण का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर आधा कर लेंगे, घटा 180 में से घटा लेंगे। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 47 प्लस हो जाएगा 73। ठीक है, तो 180 माइनस 47 73 जोड़ेंगे कितना आएगा, यानी 120 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 60। यानी कौन सी का मान 60 होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, अगला 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं की संख्या, तो इनके बीच कौन कौन सी संख्या बनेगी। तो 107 से लेकर 253 तो क्या होगा 110 हो जाएगा, 5 से विभाज्य 110 से लेकर 250 तक, इन सबको जोड़ लीजिए। जब इन सबको जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5220, 5220 जो कि ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सत्य होगा। अगला किसका मान 0 के बराबर है, किसका मान 0, तो साइन 0 का मान 0 होगा या cos 90 का मान 0 होगा, ऑप्शन बी सही है, cos 90 का मान 0 होता है, आप याद कर लेंगे मान सारणी को। अगला बिंदुओं इतना और इतना के बीच क्या दूरी, तो दूरी निकालेंगे, d इक्वल टू क्या होता है x1 में से x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 1 हटाएंगे क्या बचेगा 4, 4 का स्क्वायर आप प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 16 32, तो √32 आएगा आंसर। 32 का वर्गमूल 4√2, 4√2 कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान, तो यहाँ क्या दिया है साइन ए का मान जो दिया गया है देख लीजिए 3/4 दिया है। तो p बाई क्या होता है h होता है, b निकाल लेंगे, b इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 9, तो √ओवर क्या होगा 7 होगा b का मान। तो क्या पूछ रहा है cos ए इक्वल टू b बटा क्या हो गया h, तो यह आया था √7/4, √7/4, ऑप्शन कौन सा होगा डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो x अक्ष से दूरी कहेगा तो कोटि होगा और y अक्ष से कहेगा तो भुज होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ऑप्शन बी आपका सही हुआ। नेक्स्ट यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए पुराना का होता है फिर नया, और क्या पूछता है क्षेत्रफल, तो मैंने क्या बोला था क्षेत्रफल में दुगुना हो जाता है, तो पुराना तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, और नए का क्या होगा 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, 1:4 होगा आपका आंसर। ठीक है, 1:4 हो गया, यानी 45 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सत्य हो गया। नेक्स्ट प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 1 2 3 का माध्य क्या है 2 है, मध्य में देख लेंगे, ऑप्शन बी आपका सही है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 2 होता है। ठीक है, अगला संचयी ब्राह्मणता वक्र क्या कहलाता है, तो संचयी ब्राह्मणता वक्र को तोरण कहा जाता है, संचयी ब्राह्मणता वक्र को तोरण कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है, तो ताश के 52 पत्तों की गड्डी में 12 गो तस्वीर वाला पत्ता होता है। ठीक है, कौन कौन, 4 गो बेगम, 4 गो बादशाह और 4 गो गुलाम, तो टोटल होता है 12 गो होता है आपका तस्वीर वाला पत्ता। तो टोटल 52 में से 12 गो तस्वीर, तो 12 बटा क्या हो गया 52, कटाइए इसको, 13 चौका 52 होगा और 3 चौका 12, 3/13 आंसर होगा, 3/13, ऑप्शन ए आपका सही होगा। याद रहे तस्वीर वाला पत्ता मात्र कई गो होता है 12 गो होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है, अगला 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी परिधि दिया गया है 44, तो 2πr इक्वल टू क्या होगा 44 हो गया। ठीक है, तो 2π का मान करेंगे 22/7, r इक्वल टू 44, 44 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो r का मान 7 आएगा, r का मान कितना आ गया 7, तो कहता है त्रिज्या 7 ही हो गया, 7 ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी सही हो गया 7। अगला एक लॉटरी में 8 पुस्तक हैं और
8 पुरस्कार हैं और 16 खाली है, तो टोटल का हो गया 16 + 8 कितना आ गया, टोटल 24 गो है। तो पुरस्कार पाने की प्रक्रिया, पुरस्कार का 8 हुआ तो 8 बटे क्या आ जाएगा 24, 8 1/3 हो जाएगा, यानी पुरस्कार पाने की प्रक्रिया हो जाएगी 1/3। देखिए कैसे मैंने बताया, पहले टोटल जोड़ लीजिए, टोटल का हो गया 24 को ही क्या है टिकट है, जिसमें 8 गो पर पुरस्कार मिलेगा। 24 में 8 पर ही पुरस्कार मिलेगा, तो 8 को पुरस्कार मिलेगा 24 में से, तो 8 3 का 24, 1/3 हो गया, बटा कर लेंगे 1/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइज इस सेशन का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर हम लोग कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गाइज यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सारे विषयों की ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।